क्वेश्चन कई बार अराइज होता है सूट के इंस्टीट्यूट हो जाने के बाद क्या हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में ऑर्डर 23 इसी की बात करता है, विड्रॉल ऑफ द सूट एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। यहाँ पर एब्सोल्यूट विड्रॉल होता है और क्वालिफाइड विड्रॉल होता है, ये दो तरीके के विड्रॉल्स होते हैं। एब्सोल्यूट विड्रॉल जो है, यहाँ पर अगर आप विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट अपने सूट को विड्रॉ करते हैं तो ये एब्सोल्यूट विड्रॉल होता है, जो कि रूल 1 सब रूल 1 में दिया गया है। सेकेंडली, अगर आप विद द लीव ऑफ द कोर्ट करते हैं, विद द लीव का मतलब आता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर आप कोर्ट की परमिशन से करते हैं तो वो क्वालिफाइड विड्रॉल होता है, जो कि रूल 1 सब रूल 3 के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एंड विद द लीव ऑफ द कोर्ट में क्या क्या प्रोविजंस आता है। आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, आप अगर सूट को विड्रॉ करना चाहें, आप उस सूट को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर आपको कोर्ट की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट राइट है और अनक्वालिफाइड है। कोर्ट यहाँ पे आपको परमिशन देने में मना नहीं करेगा और आपको कंपेल नहीं करेगा, नहीं जी आप सूट को परस्यू करो, नहीं, कोर्ट का कोई इंटरेस्ट नहीं। जब आप ही सूट को अगर आगे चलाना नहीं चाहते तो कोर्ट को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। थर्डली, यहाँ पर बात करता है कि प्लेंटिव जो है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ रहा है यहाँ पर कि भी उसे प्रक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम फाइलिंग अ फ्रेश सूट। इसका मतलब, अगर आप कोर्ट की परमिशन के बगैर अपने सूट को विड्रॉ कर रहे हैं, इसके बाद आपके हाथ काट दिए जाएंगे, आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कि आप फ्रेश सूट को इंस्टीट्यूट कर पाए। ये रूल 1 सब रूल 4 में है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। फोर्थली, यहाँ पर बात एक मैक्सिम के साथ करता है जो कि कहता है इनवाइटो बेनिफिशियम नॉन डेटर। इसका मतलब होता है लॉ कन्फर्स अपॉन अ मैन नो राइट्स और बेनिफिट्स विच ही डज नॉट डिजायर। अगर उसे चाहिए ही नहीं तो कोर्ट क्यों करेगा, लॉ क्यों इन्फोर्स कराएगा, किस लिए कराना है जब आप ही नहीं एक चीज को चाहते तो। अब यहाँ पे बात करता है ऑर्डर 23 रूल 1A का, जो कि अमेंडमेंट से आया 1976 का, जहां पर उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन यहाँ इंसर्ट किया कि अगर यहाँ पर प्लेंटिफ अपने आप को विड्रॉ करता है तो डिफेंडेंट को ट्रांसपोज करके यहाँ पर प्लेंटिफ बना दिया जाएगा, यानी कि डिफेंडेंट अब प्लेंटिफ का रूप ले लेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिफाइड विड्रॉल की, जो कि बात करता है, इसका मतलब आप विड्रॉ कर तो रहे हैं, कर तो सकते हो, लेकिन आप कोर्ट की परमिशन से कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्मल डिफेक्ट है या सफिशिएंट रीजंस है, सफिशिएंट ग्राउंड्स है, तो इन ग्राउंड पे आप क्वालिफाइड विड्रॉल कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में स्ट्राइक ये कर रहा होगा, वो फॉर्मल डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं या वो सफिशिएंट ग्राउंड्स ऐसे क्या हो सकते हैं जहां कोर्ट ही आपको परमिट कर रहा है। तो फॉर्मल डिफेक्ट में जैसे कि मान लीजिए आ जाता है कि भी फॉर्म या प्रोसीजर का कोई आपका डिफेक्ट है, जैसे कि आपने सेक्शन 80 ऑफ द कोड में आपने स्टेचुटरी नोटिस देना था 2 महीने का, आपने वो नहीं दिया, तो कोर्ट आपको क्या करेगा, क्वालिफाइड विड्रॉल कर देगा कि पहले आप 2 महीने वाला नोटिस का जो प्रोसीजर है आप उसे पूरा कीजिए। सेकेंडली, यहाँ पे बात करता है मिस ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज या कॉज ऑफ एक्शन का, एंड थर्डली बात करता है नॉन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस। ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब सफिशिएंट ग्राउंड्स के अंदर आ जाता है कि सूट या तो प्री मैच्योर है या इनफ्रैक्चुअस हो चुका है जिस टाइम पे आप उसे विड्रॉ करने जा रहे हैं। थर्डली बात करता है यहाँ पर कि जो दो सूट्स है, अब अगर आपने उनको सेम टाइम पे डाल दिया और आपने एक साथ ही दोनों को विड्रॉ कर दिया, तो ये आपका क्वालिफाइड विड्रॉल के कुछ एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब हम लोग सूट की बात करते हैं तो सूट कोई भी डाल सकता है। अगर सूट माइनर ने डाला है तो यहाँ पे रूल 1 सब रूल 2 कहता है माइनर ने अगर सूट डाला है, क्वाइट ऑब्वियस है कि माइनर सूट डाल नहीं सकता, ऑब्वियस है कि उसका नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन गया होगा। लेकिन अगर आप उस सूट को विड्रॉ करना चाहते हैं बाय द माइनर, जो कि यहाँ पर हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंसर्ट हुआ,
यहाँ पे कहता है कि बिना कोर्ट की परमिशन के आप कर ही नहीं सकते, चाहे आप पूरा सूट को अबेंडन कर रहे हैं या आप पार्ट ऑफ द क्लेम को अबेंडन कर रहे हैं, तो यहां पर आप कोर्ट की परमिशन के बगैर अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर बात करता है कि अगर एक केस में काफी सारे प्लेंटिव्स हो, जो कि बात करता है रूल 1 सब रूल 5 में, काफी सारे प्लेंटिव्स, इसका मतलब को प्लेंटिव्स हो गए। अब अगर काफी सारे प्लेंटिव्स हैं तो क्या सारे विड्रॉल करेंगे या कोई एक सबके बिहाफ पे कर रहा है? तो अगर एक बंदा विड्रॉल कर रहा है तो वो अपने लिए ही कर सकता है, अपने इंटरेस्ट के लिए, सबके बिहाफ पे नहीं। बाकी सूट तो चलता रहेगा, आप सिर्फ अपने आप को बाय बाय कर रहे हो, लेकिन बाकियों का सूट त्यों का त्यों चलता रहेगा। फिर बात आ जाता है यहाँ पर लिमिटेशन का। लिमिटेशन के लिए रूल 2 जो है वो ये कहता है कि ये एक चीज समझने की है कि यहाँ पर लिमिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको समझाने से पहले कि एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास जो लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है बाय द लिमिटेशन एक्ट 3 years है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, 1 जनवरी 2000, एक थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए, और इसका लिमिटेशन पीरियड मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इट एक्सपायर्स ऑन 2003। 2000 से शुरू कर रहे हैं और लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, तो 2003 पे जाके एक्सपायर हो रहा है। मान लीजिए कि आपने मिड ऑफ द पीरियड में आपने डाल तो दिया, मान लीजिए कि अगर 2000 में स्टार्ट हो रहा है, आपने 2001 में केस को फाइल कर दिया, केस इंस्टीट्यूट हो गया, केस स्टार्ट हो गया। आपने जब केस को विड्रॉ किया तब मान लीजिए 2002 आ चुका था, और वो भी मान लीजिए कि नवंबर आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास दिसंबर, और दिसंबर का ही टाइम है क्योंकि जनवरी में तो वैसे ही लैप्स करने जा रहा है। अब यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? लिमिटेशन यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब आपके पास, जब अगर आप दोबारा से केस डालना चाहते हैं, तो अब आपके पास उतना ही टाइम पीरियड बचा जितना आपने छोड़ा था। ये नहीं कि आपके पास फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसका मतलब वो पीरियड ऐसा पीरियड माना जाएगा कि जैसे आपने सूट कभी डाला ही ना हो। अगर आपने सूट पहले डाला ही नहीं है तो उसके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटेशन पीरियड आपके पास उतना ही बच रहा है जितना आपने छोड़ा था। फिर यहाँ पे बात करता है कि क्या इसके ऊपर एजुडिकाटा लगता है? यहाँ पर एजुडिकाटा नहीं लगता है क्योंकि आप यहाँ पर कोर्ट की परमिशन से कर रहे हैं टू फाइल अ फ्रेश सूट अगेन, तो यहाँ पर एजुडिकाटा नहीं लगता है। लेकिन जहां आपने कोर्ट की परमिशन के बगैर सूट को विड्रॉ किया है, वहां पर लिमिटेशन आपका रेजुडिकाटा जो है आपका फाइल हो जाता है। इसका मतलब वहां एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आप विड्रॉ तो कर रहे हैं लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, क्या अपने केस को विड्रॉ करने का जो प्रोविजन हमें ऑर्डर 23 देता है, क्या हम इसको अपील में कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम अपील में भी कर सकते हैं। अब आता है कि क्या ऑर्डर 1 रूल 8 में जो रिप्रेजेंटेटिव सूट देता है, क्या हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सूट में होते हुए भी क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आप रिप्रेजेंटेटिव सूट को कंटेस्ट कर रहे हैं या आप मतलब खुद ही फाइल कर रहे हैं बीइंग अ प्लेंटिफ, तो आप अपने को तो विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप अपने आप को विड्रॉ करना चाहें, लेकिन वो जो सूट चल रहा है वो एज इट इज ही चलता रहेगा। आप अपने क्लेम को माइनस कर रहे हैं लेकिन उससे आपके सूट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए तो कहता है कि आप यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका खुद का ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप अपने आप को बाहर निकालते हैं तो वहीं पे आपको एप्लीकेशन पहले मूव ऑन करना पड़ता है, जहां पर आप नेक्स्ट एक रिप्रेजेंटेटर को खड़ा करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास रिट पिटीशन में। क्या एक रिट पिटीशन जब आपने डाला इधर इन आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 32, आपने डाल तो दिया, क्या आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं? यहां पर भी हमारा आंसर आता है जी, बकायदा आप अपने रिट को भी विड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ जफर जुडिशियल अकेडमी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।